भाई पेप गार्डियोला मैनचेस्टर सिटी के साथ तीसरे साल लगातार प्रीमियर लीग टाइटल जीता है। ये अपने आप में कितना हिस्टोरिक है, लेकिन ये हिस्टोरिक चीज़ और भी ज़्यादा इंप्रेसिव तब हो जाती है जब तुम थोड़ा सा पीछे जाओगे ना, तुमको पता चलेगा ये चीज़ ये ऑलरेडी बार्सिलोना बायर्न म्यूनिख के साथ कर चुका है। मतलब 3 टीम के साथ 3 साल लगातार ये 3 बार हैट्रिक मार चुका है। भाई कितना 3 है इसकी हिस्ट्री में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और से बताऊं ना, तो मैंने ये जो स्पीच थी ना, मैंने बचा के रखी थी कि यार ये ना चेल्सी जब धुलेगी ना इनसे, तो उसके बाद मैनचेस्टर सिटी पे मारनी पड़ेगी। लेकिन ऑफ कोर्स आर्सेनल तो भैया देखो, बॉटल तो इन्होंने ऐसी खोली है बियर की। भाई मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप आर्सेनल की तारीफ करो कि वो यहाँ से उठ के यहाँ तक आ गए, या फिर आपको आर्सेनल की थोड़ी बेइज्जती माननी पड़ेगी कि भैया आप हार गए। देखो यार, वही ना रियल मैड्रिड वाली स्थिति है कि रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी से हार गई, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बट जिस अंदाज में आ रही वो शर्म की बात है। ये कोई नहीं कह रहा कि आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी से प्रीमियर लीग का अपना गेम हार गई थी, वो सबको पता था कि होना ही है। लेकिन आर्सेनल जिस तरीके से नॉटिंघम फॉरेस्ट की बात करें, एवर्टन की बात करें, लिवरपूल के अगेंस्ट बात करें, वेस्ट हैम के अगेंस्ट बात करें, और तमाम ऐसे गेम, साउथहैम्पटन की बात करें, भैया क्यों हार रहे हो, क्यों हार गए? वहां आपने बॉटल कर दिया है, वहां आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए हो। ऐसा बताना बहुत कि लगभग 248 दिन तक जो टीम यहां पर लीड कर रही थी, आज कहीं ना कहीं वो हार गई है। और ये चीज इतना ज्यादा एग्रेसिव, मतलब तुम सोचो कि आर्सेनल लगभग 8-10 पॉइंट की लीड के साथ थी मैनचेस्टर सिटी के ऊपर, और लीग खत्म होते होते मैनचेस्टर सिटी की लीड हो जाएगी 8-10 पॉइंट। ये जो 20 पॉइंट का फासला है ना, ये इसलिए भी बहुत आसान हो पाया क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने भैया जो डिस्प्ले डाला है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और डेफिनेटली भाई पेप गार्डियोला ने बाकी मैनेजर्स का जो पूल है ना, ऑफ कोर्स उसमें वर्ल्ड क्लास भी हैं, एवरेज भी हैं, एलीट भी हैं, लेकिन पेप गार्डियोला ने अपने आप को तो अलग कर दिया कि भैया मैं तो अलग हूँ मैनेजर, और वो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा यूनिक है। अच्छा, अगर हम पूरे कैंपेन की बात करें मैनचेस्टर सिटी की, तो एक चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है ना, वो है उनकी मेंटालिटी। भाई देखो यार, ऑफ कोर्स देखो टैक्टिक्स तो ऐसा है पेप गार्डियोला के सिस्टम में कि देखो 90% चल जाती है, जब 10% नहीं चलती तो हम यहाँ पर ट्विटर पर लिख देते हैं कि भाई ओवर थिंक करता है। लेकिन मेंटालिटी एक ऐसी चीज़ थी जो कि इस मैनचेस्टर सिटी पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि मतलब मैनचेस्टर सिटी क्योंकि चैंपियन लीग नहीं जीते हैं, ऑयल क्लब वाली बकचोदी चलती रहती है, इनके फैंस नहीं है, वो वाली बकचोदी चलती रहती है, तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं प्लेयर्स की बात करें, क्लब कल्चर की बात करें, फैंस की बात करें, अफेक्टेड तो रहते हैं भाई। लेकिन इस सीजन उनको देख के लगता ही नहीं है कि भाई इनको फर्क भी पड़ता है इन सारे क्रिटिसिज्म से। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो इन्होंने शोडाउन पुट किया पिच पर भी और ऑफ द पिच, जो फैंस थे, उसके बाद अगर बड़े बड़े मैच की बात करें, एतिहाद जिस तरीके से टर्न अप हुआ, एब्सोल्युटली अमेजिंग। साथ ही यहाँ पर तुम ये देखो कि हर सीजन कुछ नया, जैसे हम आई थिंक 3 साल 2021 की बात करें तो फॉल्स 9 का सिस्टम खिलाया था इसने। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा ओवर थिंक हो गया था वहाँ पर जब चेल्सी से नारा आ गया था, बट दैट वाज प्रोबेबली बिकॉज सीडीएम नहीं खिलाया था वहाँ पे। उसके बाद अगर यहाँ पर हम सेकंड सीजन की बात करें तो इन्वर्टेड फुल बैक, कि भाई कंसेलो का ऐसा जादू चल रहा है, भाई कंसेलो से बेहतरीन मिडफील्डर नहीं है। और अगर इस बात की बात करें तो यहाँ पर जॉन स्टोन्स को मिडफील्ड में पुश करना, यानी कि एक सेंटर बैक को मिडफील्ड में डालना या फिर 4 ही सेंटर बैक खिला देना। एंड ऑफ कोर्स उसके ऊपर से जब आप देखते हो कि 36 गोल प्रीमियर लीग में अर्लिंग हालैंड ने मारे हैं, मतलब मैनचेस्टर सिटी के अगर आप इस पूरे कैलेंडर ईयर को बात करो ना, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मतलब हालैंड का आना, बैक टू बैक हैट्रिक मारना, बर्नार्डो सिल्वा, गुंडोगन की बात करें, केविन डे ब्रुयने अपनी पोजीशन को मेंटेन करता है, जैक ग्रिलिश का एस्टोनिशिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अकांजी, नेतन आके, जॉन स्टोन्स, रूबन दियाज का लीडर बनना, एडरसन की कम गलती करना, और ये सब ऐसा नहीं है कि पेप गार्डियोला ने इनको ऑलरेडी स्टैब्लिश प्लेयर्स को लिया है, नहीं। हाँ, डेफिनेटली बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन वर्ल्ड क्लास या एलीट तो नहीं थे। इनको लाया गया और फिर इनको जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, उसकी तारीफ भाई पेप गार्डियोला की बनती है। और अभी तो सेलिब्रेशन बचा है, क्योंकि भाई आज जब चेल्सी कुटेगी तो भैया फिर देखने को मजा मिलेगा। खैर, वैसे तो वीडियो काफी ज्यादा पब्लिश हो रही है जहां पर मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल का मैच देख रहे थे, बट व्हाट्स नेक्स्ट फॉर आर्सेनल? देखो मेरे को यहाँ पर लगता है कि आर्टेटा कहीं ना कहीं इनके दिमाग में नहीं घुस पा रहा, इनको मोटिवेट नहीं कर पा रहा। कल के मैच की अगर आप बात करोगे तो वहां पर मतलब बहुत ही टर्न अप थी भाई। पार्थे को राइट बैक खिला रखा है, बेन स्टोन्स को यहाँ जो भी है यार वो बेन स्टोक्स, जॉन स्टोन्स, यार भैंचो जो भी है, कौन है वो,
बेन वाइट बेन वाइट को भैया सेंटर बैक खिला रखा है भाई, केरन टेनी का कोई पता ही नहीं है। लेकिन अगेन जो मेंटालिटी है ना वो खत्म है, बहुत खत्म है भाई। आप कैसे, और कहीं ना कहीं मेरे को मानता हूं कि स्क्वाड डेप्थ एक बात है, लेकिन आप इस बॉटलिंग का ना स्क्वाड डेप्थ पे आप इतना डाल नहीं सकते, सही बताऊं। क्योंकि इवन इफ अगर आप स्क्वाड लाइक आप पे एमिले स्मिथ रो है, आप पे रेनल्सन है, आप पे केरन टेनी है, आप पे ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं, तो कायदे से इलीट तो नहीं है। अब आप मैनचेस्टर सिटी की बेंच से कंपेयर करने लग जाओगे तो बहुत बेकार की चीज हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल स्क्वाड डेप्थ जो मैं कार्लो पे कहता हूं, मैं वही मैं आर्टेटा पे कह दूंगा। आर्टेटा ने बहुत ट्रेमेंडस काम किया, लेकिन क्या लास्ट के स्ट्रेच में आर्टेटा ने अपनी टीम को वो परफेक्ट बेस दिया है क्या? आई डिसएग्री। खैर, इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। काफी इंटरेस्टिंग खबर आई है भाई निकल के। भाई अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम बात करें अभी, तो भैया यहाँ पर बात ये है कि इस समय जर्मन के अगर हम एक इंटरनेट बिजनेसमैन की बात करें जो कि यहाँ पर मिलियनेयर हैं, वो यहाँ पर बायर्न को ऑफर कर रहे हैं कि भाई मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ट्रांसफर को फंड करने के लिए तैयार हूं, चाहे हमको अल नसर को पैसे देना पड़े और चाहे हमको यहाँ पर जितना भी तुम्हारा खर्चा होगा मैं उसको फंड करने के लिए तैयार हूं, और बायर्न तुम जाके क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करो। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है और इसके पीछे तुम दिमाग लगा सकते हो कि देखो, तुम कहोगे यार एक बिजनेसमैन किसी क्लब की मदद क्यों करेगा? वो इसलिए कि उसको पता है कि देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर बायर्न आएगा तो जो जर्सी सेल होगी उसकी वो परसेंटेज लेगा। ऐसे में यहाँ पर उसने डायरेक्टली यहाँ पर ओलिवियर कान को मेल करा है कि भाई मैं तो प्रिपेयर्ड हूं, तुम अपना डिसीजन मुझे बता दो। तो क्या ऐसा होने वाला है? अब देखो कायदे से ये सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स पे ट्रिकी नहीं है, बल्कि एक्चुअली में बहुत रीजंस की वजह से ट्रिकी है। क्योंकि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बायर्न ने पहले भी कह रखा है कि देखो यार फाइनेंशियल रीजन तो है ही कि हम रोनाल्डो को साइन नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो एज है और हमारा जो इस समय पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ऐसे में यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखें कि थॉमस टुकल चेल्सी में थे तब उसने मना कर दी क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुझे नहीं चाहिए, और अब वो बायर्न में है तो अभी भी वो मना ही कर रहा है। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला था जो कि भाई इंटरनेट पे इस समय पब्लिश हो रहा है और रिपोर्ट्स निकल के आ रही, तो मेरे को लगा तुम्हारे साथ डिस्कस करना बनता है। और इंटरेस्टिंग भी यार, मतलब एक बिजनेसमैन चाह रहा है कि वो यहाँ पर रोनाल्डो के पूरे ट्रांसफर को फंड करे, और इसके पीछे उसकी मैथ ये है कि भाई वो रोनाल्डो की जर्सी सेल में से कुछ परसेंट उठा लेगा और वो उसका पैसा वापस कर देगा। दिमाग तो सही लगा है भैंचो। खैर, इसी के साथ यहाँ पर बात करें, जब बायर्न की बात हो रही है तो भाई बायर्न ने एक बार फिर से अपना मुंह काला करवा दिया, और इस बार काफी गहरा मुंह काला करवाया। भाई लाइप्जिग ने उनको 3-1 से हरा दिया है। और भाई मैंने हाईलाइट्स देखा है क्योंकि थोड़ी घर में ट्रेजेडी चल रही है, तो यहाँ पर भाई जितना ही मैंने पढ़ा है वो ये है कि टूकल के अंदर एक बहुत ही गंदा डिस्प्ले था। साथ ही जितनी मैंने हाईलाइट देखी थी, सबसे पहले ग्राबरी ने गोल मारा, उसके बाद यहाँ पर लेमर ने इक्वलाइज करा, फिर एनकुंकू ने मारा 76 मिनट में, और उसके बाद फाइनली यहाँ पर शोबोज़लाई ने पेनल्टी को कन्वर्ट किया है। अल्टीमेटली भाई अब टूकल ने डॉर्टमुंड के लिए थाल सजा के रख दी है कि भैया अगर आज डॉर्टमुंड अपना गेम जीत जाती है तो वो 2 पॉइंट क्लियर हो जाएगी, और अगर वो नेक्स्ट 2 गेम जीत जाती है तो वो यहाँ पर टाइटल ही जीत लेगी। लेकिन सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट या कंसेप्ट आप ये कहते हो ये है कि डॉर्टमुंड ना, जब भी ऐसी बात आती है कि उनके लिए प्लेट पे सब सजा के रख दिया है, साले तब ही मिस कर देते हैं, तभी कहीं ना कहीं बॉटल कर देते हैं। और आज दिखाना पड़ेगा डॉर्टमुंड को कि भैया इस बार वो यहां पर गलती नहीं करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू डू द टॉटनम थिंग। खैर, इसी साथ अगर बात करें यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के मैचेस की, सबसे पहले भाई मैं लिवरपूल के लिए थोड़ा सा स्पेस लूंगा। भाई जब किसी टीम का एक लेजेंड जाता है ना तो बुरा तो लगता है। अब चाहे आप उस टीम को फॉलो करते हो ना करते हो, बुरा तो लगता है। चाहे आप यहाँ पर रोमा फ्रांसिस्को टॉटी की बात करो, अपने क्लब अगर हम बात करें, सर्जियो रैमोस की बात करें, वरान की बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड रियल मैड्रिड से सर एलेक्स फर्गुसन की बात करें, आर्सेनल से आर्सेन वेंगर की बात करें, यहाँ पर बार्सिलोना से मेस्सी की बात करें, बार्सिलोना से बड़े बड़े प्लेयर चाहे पीके की बात करें, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो भैया बॉबी फर्मिनो, ऑक्सलेड-चैम्बरलेन, लोल, और यहाँ पर अगर हम मिलनर की बात करें तो भाई, और भाई तुम देखो कितना पोएटिक है ये चीज़। आई थिंक यहाँ पर जो आई थिंक बॉबी फर्मिनो को जो आखिरी गोल है वो यहाँ पर शायद से मोहम्मद साला ने ही असिस्ट करा था, और आई थिंक जो उसका पहला गोल था वो भी मोहम्मद साला ने ही असिस्ट करा था। सोच लो कितना पोएटिक, और उसने आके गेम बचाया, और इंपॉर्टेंट भी था लिवरपूल के लिए वाला गेम। अगर वो एस्टन विला से हार जाते तो उनकी फट लेती। लेकिन बुरा तो लगता है और अच्छा भी लगता है कि भाई बहुत कुछ दिया है। और तुम सोचो फर्मिनो इतना इंपॉर्टेंट था ना लिवरपूल के सिस्टम के लिए कि उसके जाने के बाद या फिर उसके रेगुलर ना खेलने के बाद लिवरपूल ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। मतलब कहीं ना कहीं सर्जियो एग्यूरो वाली वाइब भी आ रही थी, जैसे एग्यूरो जब सिटी छोड़ रहा था, और यहाँ पर फर्मिनो बॉबी जब यहाँ पर लिवरपूल अब छोड़ रहा है। खैर, इसी के साथ अगर हम यहाँ पर लिवरपूल एस्टन विला के इस गेम की बात करें,
काफ़ी सही था भाई। यहाँ पर पेनल्टी मिस कर दी थी और एस्टन विला ने ओले वाटकिंस शुरुआत में, लेकिन ओवरऑल आप एस्टन विला के जो काम है उसको आपको मतलब आंखों को भाता है यार वो गेम, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइक मतलब मैं कहूँगा कि रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है उनाई एमरी की, और आने वाले सीजन में ये चीज़ और बेटर हो जाएगी। बस उसको उसका हाथ देते रहो कि भैया ठीक है, तू ट्रांसफर मार्केट पे तेरे को जो करना है तू वो कर। खैर अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो भैया एक और नैरो विक्ट्री हमने निकाल लिया है यहाँ पर बर्नमथ पे। और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि भैया जहाँ हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहे हैं वहाँ पर मेरे को लग रहा है कि भैया क्या दिक्कत है, मोटिवेशन की कुछ कमी वमी आ गई है क्या, क्योंकि लाइक नॉट आइडियल फुटबॉल तो मैं नहीं कहूँगा जो मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से देख रहा हूँ, बट स्टिल लाइक मेरे को जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। अगेन काफ़ी लोग जेडन सांचो की बात करेंगे, गार्नाचो की बात करेंगे, एंटनी की बात करेंगे, जिस तरीके से चीज़ें चल रही है। ब्रूनो फर्नांडिस का कल थोड़ा सिस्टम ऐसा था, लेकिन भाई ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो दिख रहा है कि टेन हैग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है टीम के प्ले स्टाइल को लेके, और चाहे वो डेविड द गिया की वजह से हो, चाहे वो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं लास्ट क्रंच में जो दिक्कत है वो है कि अभी तो भैया सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड होना है, गेम ओरिएंटेड नहीं होंगे। और टेन हैग भी ये चीज़ समझ चुका है कि गेम ओरिएंटेड हो भी नहीं सकते जब तक मेरे को मेरे सेट ऑफ प्लेयर्स नहीं मिलने वाले। ओवरऑल भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये विक्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बस काश वेगोस्ट गोल मार देता। खैर इसी के साथ यहाँ पर बात करें भाई अब बार्सिलोना, किमिच और गुंडोगन की, तो भाई कल जेरार्ड रोमेरो ने काफ़ी बड़ी अपडेट दी और उन्होंने ये चीज़ कहा कि ना 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 ना, ये जो आंडू पांडू लोग कह रहे हैं ना कि बार्सिलोना किमिच के पीछे पड़ी हुई है, इट वॉज किमिच का एंटराज जिसने बार्सिलोना को अप्रोच करा और कहा कि भैया हम अपना प्लेयर तुमको ऑफर कर रहे हैं, हमारी ये जो दक्षिणा है इसको स्वीकार करें। खैर इसके रिगार्डिंग जेरार्ड रोमेरो ने अपने उसी पॉडकास्ट में ये चीज़ भी मेंशन कर दी कि भैया बायर्न म्यूनिख बहुत मुश्किल बनाने वाली है बार्सिलोना के लिए ये चीज़ होना, मतलब नेक्स्ट टू 0 ही आप मान सकते हो, मतलब ये नहीं हो पाएगा। और इट्स लाइक वेरी दिक्कत, मतलब ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि बायर्न म्यूनिख और बार्सिलोना के जो बीच के नेगोशिएशंस पावर हैं और जो डील है वो बिल्कुल खत्म है लेवेंडोव्स्की वाले मुद्दे के बाद। और उसमें भी यहाँ पर खैर लेवेंडोव्स्की का तो आप कह दो कि एक सीजन बच रहा है, एक सीजन नहीं बच रहा था, यहाँ पर 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट है और आज 2023 है, ऐसे में यहाँ पर मुंह फाड़ के मांग सकते हैं। अब दूसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि बहुत अनलाइकली चांसेस हैं कि लेवेंडोव्स्की की तरह किमिच भी प्रोटेस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किमिच सबसे पहले तो कैप्टन नहीं होता। दूसरी चीज ये थी किमिच की अगर आप इंटरव्यूज की बात करो तो ऐसा कोई हिंट नहीं मिलता, और बार्सिलोना भी ये मानती है। खैर अभी बार्सिलोना का सिस्टम जो है कि वो अटेंटिव है, वो सोच रहे हैं कि क्या करे क्या ना करे, आने वाले टाइम में कुछ अपसाइड डाउन हो जाए तो देखा जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर सोफियान अमराबाद तो जिंदाबाद है। अब तुम कहोगे गुंडोगन का आ गया, देखो गुंडोगन के रिगार्डिंग ये अपडेट आई है कि भैया गुंडोगन तो सिटी ही रुकेगा, क्योंकि अब सिटी ने उसको एक लंबी डील दे दी है। और मेरे को लग रहा है कि थोड़े तार जुड़ भी रहे, क्योंकि अगर जूड बेलिंगम यहाँ पर रियल मैड्रिड जा रहा है तो हाईली अनलाइकली है कि मैनचेस्टर सिटी गुंडोगन को क्यों जाने देगी, जब पता है कि भैया उसकी परफॉर्मेंस इलीट आ रही है, वन ऑफ द बेस्ट आ रही है। जूड बेलिंगम उनके पास है नहीं, और यहाँ पर बर्नार्डो का भी अभी कुछ सिस्टम से समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि भैया जब उसको चाहिए ही सिर्फ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और हम 1 साल का दे रहे हैं, तो क्या 1 साल का ज़्यादा नहीं दे सकते? मतलब या तो ऐसा हो कि भैया वो परफॉर्म नहीं कर रहा हो, परफॉर्म वो ऐसा कर रहा है कि इस समय हर क्लब मुंह मांगा रकम देने के लिए तैयार होगा, और ऐसे में उसको बार्सिलोना भेजना तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी। और ये चीज़ कहीं ना कहीं अब समझ में आ रही है। ऐसे में यहाँ पर बार्सिलोना के लिए दिक्कत तो है कि भैया अगर रिप्लेस करे तो बुस्केट्स को करे किससे?